हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो कि बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें मेनली दो चीज़ें हम पढ़ रहे थे। एक फोटोसिंथेसिस था, दूसरा रेस्पिरेशन था। फोटोसिंथेसिस में हमने पहले भी बताया और पढ़ा भी कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, और ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी जो है वो यूज़ होती है, फिर हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। और फिर जब ग्लूकोज बन जाता है, फिर उसको हम यूज़ करके एटीपी कैसे जनरेट करते हैं, उसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो कि रिस्पायरेशन रहता है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। रिस्पायरेशन को हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं, वेंटिलेशन भी बोलते हैं, एंड गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो ये रिस्पायरेशन जो है वो फर्दर हमारे पास टू टाइप में डिवाइड है। वन हमारे पास है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि सेल लेवल पे है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन से मुराद है हम जब सांस लेते हैं, जैसे कि इनहेलेशन और इनहेल और एक्सेल। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर की तरफ, तो इसको हम इनहेल बोलते हैं। और जब हम यानी सांस जो है वो बाहर की तरफ यानी एक्सेल कर रहे, ठीक है, तो उसको हम इनहेल और एक्सेल को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में रखते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि एक्सटर्नल का हमें पता चल रहा है, इनहेल सांस अंदर की तरफ और सांस बाहर की तरफ एक्सेल, तो ये दोनों हमें पता चल रहे हैं। जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन हम पढ़ते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो हमारे पास टिश्यू रिस्पायरेशन है, यानी हमारे पास सेल के अंदर जाके जब सेल कंबाइन हो जाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू रिस्पायरेशन है वो कैसे होता है, उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। जब हमारे पास ग्लूकोज होता आ जाता, मतलब हमारी बॉडी में बन जाता है, और हमारे पास ऑक्सीजन आता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो है वो प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, जो कि पहले भी हमने रिएक्शन में पढ़ा है। तो ये हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। जो रिस्पायरेशन रिएक्शन होगा वो हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसे रेडॉक्स होगा? रेडॉक्स का मतलब ये है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो, जिसमें दोनों होंगे, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। अब जो ऑक्सीजन है, यहाँ का ऑक्सीजन हमारे पास रिड्यूस होके H2O में आ रहा है। रिडक्शन से मुराद है कि हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमारे पास रिडक्शन है। तो ये यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो O2 जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो गया है, H जो है वो हमारे पास ऐड हो गए हैं। ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज जो है वो हमारे पास आके ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कार्बन ने क्या किया है, ये वाला कार्बन आया है और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गए हैं, यानी ग्लूकोज का कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। अब हमारे पास जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, उसमें टू टाइप के रिस्पायरेशंस आते हैं। जैसे कि एक एन एरोबिक रिस्पायरेशन आता है, दूसरा एरोबिक रिस्पायरेशन आता है। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन के बगैर ये रिस्पायरेशन होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ इंजाइम काम करते हैं। अब जो एन एरोबिक रिस्पायरेशन है वो फर्दर हमारे पास टू टाइप में डिवाइड है। वन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास यीस्ट होते हैं, जो कि खमीर जो हमें पता है घरों में जो खमीर यूज़ होता है उसको हम यीस्ट बोलते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग रखता है। यीस्ट जो है वो हमारे पास जब किंगडम्स बन रहे थे, तो उसमें हमारे पास किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा। ये चार जो थे वो हमारे पास यूकैरियोटिक्स में आ रहे थे, और जो बैक्टीरिया था वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में आ रहा था। जो यीस्ट है वो हमारे पास फंजाई किंगडम से बिलोंग रखता है, जो कि फंजाई में इसकी क्लास है
एस्कोमाइसीड से फर्दर फिर ये वहाँ पे ताल्लुक़ रखता है। पहले ये फंजाई किंगडम में आता है, फंजाई में जाके वो इस क्लास से बिलोंग रखता है। तो यीस्ट जो है वो हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है अल्कोहल में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से मुराद ये है कि पायरुविक एसिड जो है वो हमारे पास अल्कोहल टूट के अल्कोहल में अल्कोहल जो है इससे बन जाता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आगे जाके हम पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास पायरुविक एसिड है जिसका फार्मूला C3H4O3 था, वो दो हमने लिए, वो आके हमारे पास चेंज हो गए अल्कोहल में, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो गया। तो ये था हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, ये भी विदाउट ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हम एनारोबिक पढ़ रहे हैं। तो एनारोबिक का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। जब हम दो पायरुविक एसिड ले लेते हैं तो वो दो पायरुविक एसिड हमारे पास लैक्टिक एसिड में जो है वो चेंज हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड जो है उससे बन जाता है। कैसे बन जाता है, हमारे मसल जो होते हैं वर्टिब्रेट, हम वर्टिब्रेट है ना, क्योंकि हमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट है, तो हम यानी रीढ़ की हड्डियाँ में प्रेजेंट है, हम वर्टिब्रेट है। जो हमारे मसल्स है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं यानी या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो हम थक जाते हैं, फटीग यानी थक जाते हैं। तो उस टाइम हमारे बॉडी में हमारे मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। हमारे मसल्स में मायोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के लिए, और हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो इसके मायोग्लोबिन के कंपेयर जो है वो गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, बट मायोग्लोबिन जो है वो नॉट गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो 1 ऑक्सीजन जो है कैरी करता है, हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। जब हम ज़्यादा यानी कि थक जाते हैं, हमारे मसल्स में ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है, या हमारे पास हम कह सकते हैं जो ग्लूकोज होता है वो हमारे पास पायरुविक एसिड में टूट जाता है, और पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में हमें यानी तकलीफ़, थकावट महसूस होती है। इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब बोथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ये दोनों हमारे पास स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यील्ड यानी बनाते हैं, देते हैं हमें। जैसे कि ये दोनों जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो यील्ड यानी हमें मिल जाती है। 2% एनर्जी जो है वो हमें मिल जाती है, जिसमें से ग्लूकोज का केमिकल बॉन्ड जो है, ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल बॉन्ड सिर्फ उसको कन्वर्ट करा के एटीपी में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक जो है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एरोबिक में भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। वहाँ पे अगर हमारे पास एटीपी बन रही थी, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी। ऑक्सीडेटिव का मतलब ये है कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब एटीपी बनने का अमल होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। जैसे कि जब हम एटीपी ले लेते हैं और उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी वो हमारे पास आके एटीपी बन जाता है। अब जब रेस्ट कंडीशन में हम होते हैं, यानी कोई काम नहीं कर रहे होते, लेटे होते हैं या बैठे होते हैं, तो उस टाइम भी हमारे बॉडी के तमाम सेल्स इंक्लूड मसल सेल्स भी उस सब हमारे बॉडी के सारे सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका लोकेशन को क्या है, साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारे पास जब सेल होता है, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की ये वाली जगह जो है, न्यूक्लियस की बाहर वाली जगह जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती है। काफ़ी सेल ऑर्गेनेलिज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, ये सब प्रेजेंट होती है। तो ये जो खाली जगह पहले होती थी इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है।
ये एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन वाली एक ऐसे डबल मेम्ब्रेन वाली एक सेल ऑर्गेनेली है जो एटीपी बनाने में अहम किरदार अदा करती है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन की लोकेशन ये है हमारे पास। अब एक छोटा सा पॉइंट अगर हम यानी इंफॉर्मेशन के लिए इसको पढ़े कि एक एटीपी जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं उससे कितनी एनर्जी निकलती है, उससे 7.3 कैलोरी एनर्जी जो है वो निकलती है। तो ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये मैंने यूँ ही बता दिया ताकि आपको मालूम हो कि एक एटीपी के हाइड्रोलाइज करने से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। एटीपी हम एनर्जी को बोलते हैं, तो वो कितनी एनर्जी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिस्पायरेशन। इससे आगे जाके इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन फर्दर उसके कितने टाइप्स होते हैं और हमारे पास वहाँ पे एटीपी काउंटर कैसे हम करेंगे। तो आगे जाके बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरे जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।